हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो यानी सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। तो जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था उसके आगे ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था और ये हमने भी देख लिया। तो हम जो है ये देख रहे थे कि जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने जो है इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तो ये जो है एडवर्ड जेनर हैं। ये हमने देख लिया था। और वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये भी हमने देख लिया था। तो हमको जो है अगला टॉपिक है, यानी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए मित्र की तरह कैसे बिहेव करते हैं। तो ये इनका कॉमर्शियल यूज है, मेडिकल यूज जो है ये आपको बताया गया है। वैक्सीन बनाने में इनका यूज होता है। और बैक्टीरिया का जो यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किस तरीके से इनका यूज होता है, किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम बैक्टीरिया हमारे करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में फिक्स करने में या ऐसे कंपाउंड बना देते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, इसमें हेल्प करते हैं और इस तरीके से मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं कंपाउंड बना करके, इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स का एक नाम आप बता सकते हैं राइजोबियम, आपने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। तो क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है और हमारे पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो माइक्रोब होते हैं ये इसमें काम करते हैं। तो पहले हम फिगर 2.7 को देखते हैं, इसमें क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक एल्गे टाइप में कुछ दिया हुआ है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गी, है ना। साइनोबैक्टीरिया यानी ये ब्लू ग्रेन एल्गी है। एल्गी आप जानते हैं जो कहीं पे पानी, जहाँ पे जैसे आपका जो नल है घर पे उसके आसपास कुछ काई जैसा कुछ लग जाता है तो उस वो एल्गी ही होता है जो ग्रीन आपको दिखाई देता है हरे कलर में। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मिट्टी में मिला देता है और इससे हमारी फसल, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये देखिए किस तरीके से एल्गी होता है। एल्गी ऐसे ये गोल गोल एक एक कड़ी में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर में अंदर देखिए, तो ये भी एल्गी एक टाइप का है। तो ये भी जो है नाइट्रोजन के फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो कितना ज़्यादा अच्छा यूज है इसका, जैसे आपने धान की खेती देखी होगी तो धान की खेत में, जिस खेत में ये एल्गी उगाती है, ग्रो कर जाती है, उसमें जो है पानी अच्छा रहता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो फसल अच्छी होती है। आगे हम देखते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, इस टॉपिक को हम देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली ने स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए देखा था, यानी मैन्योर का मतलब खाद बनाते हुए उन्होंने देखा था। एलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। तो अपने मित्रों के साथ इन्होंने, पहेली और बूझो ने, जो सब्ज़ी के छिलके हैं या इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेज जो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको निकाल करके वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सबको, और पास के गार्डन से कुछ बेकार की चीज़ों को इकट्ठा किया। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो इन्होंने क्या किया, इसको जो है जो गड्ढा एक खोदा और उसमें इन सारे सब्सटेंसेज को, जो ख़राब पदार्थ थे, उनको रख दिया, यानी वेस्ट डिस्पोजल का एक तरीका इन्होंने ढूंढा। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। तो कुछ समय के बाद ये जो है डिकम्पोज हो गया यानी सड़ गया और कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और ये सड़ करके खाद बन गया था।
बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो बूझो और पहेली ने जानना चाहा कि वास्तव में हुआ कैसे। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉयल। 2 मटके लीजिए और दोनों में आधा मिट्टी से भर दीजिए, आधा आधा मिट्टी से भर दीजिए। मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिक्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, पुट द पॉट्स एसाइड्स, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। तो आप 2 मटके ले लीजिए, एक में आप जैसे सब्ज़ी के छिलके हो गए, पेड़ की पत्तियाँ हो गई, फलों के छिलके हो गए या ख़राब फलों को आप रख दीजिए, और दूसरे वाले मटके में प्लास्टिक की पन्नी रख दीजिए, प्लास्टिक के टूटे खिलौने एट्सेट्रा, आप सारी चीज़ों को रख दीजिए। तो क्या आप देखते हैं? तो निश्चित रूप से यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जो पहला वाला जिसमें आप सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके ये सब आपने रखे हुए थे, तो उसमें ये सड़ जाएंगे, लेकिन जो आपकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो कभी नहीं सड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको जो सड़ जाती हैं बाहर रखने पर उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो सड़ती नहीं हैं उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो यानी जो पौधों की पत्तियां हैं वो सड़ सकती हैं मिट्टी में रखने से, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और अगर प्लास्टिक की कोई पन्नी है, पॉलीथीन बैग है, तो ये सड़ेगा नहीं, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको हम कहेंगे। तो आगे देखते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। तो क्या आपको कोई डिफरेंस इन दोनों पॉट में दिखाई देगा? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। तो आपको ए मिलेगा कि जो पॉट ए है जिसमें हमने प्लांट वेस्ट रखा था वो डिकम्पोज्ड हो गया है, सड़ गया है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दिस प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो प्लांट वेस्ट है ये माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा जो है मैन्योर में चेंज हो गया है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो न्यूट्रिएंट इस प्रोसेस में यानी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया गया, जो न्यूट्रिएंट निकल कर आया, ये पौधे के द्वारा फिर से यूज किया जा सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेज, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो जो पॉट भी हमने रखा था उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो जो माइक्रोब्स थे उन्होंने पत्तियों या जो प्लांट वेस्ट है उस पर तो एक्ट किए, लेकिन इसके ऊपर जो पॉट बी में हमने पॉलीथीन, प्लास्टिक की चीज़ें, ग्लास की चीज़ें रखी थी उस पर ये एक्ट नहीं कर पाए और ये ऐसे ही बना रह गया। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and समथिंग डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो आपने जो है बहुत सारे सड़ते हुए मैटर को इधर उधर पड़े हुए आपने पेड़ पौधों की पत्तियों को देखा होगा, और कभी कोई कोई मरा हुआ जानवर होता है तो वो भी पड़ा हुआ धीरे धीरे सड़ जाता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो आपने देखा होगा कि मरा हुआ कोई जानवर होता है या पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो आके गिर जाती हैं, कहीं मिट्टी में पड़ी रहती हैं, तो कुछ समय के बाद में वो गायब हो जाती हैं। डिसअपियर मतलब गायब होना होता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। तो ऐसा इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पेड़ पौधे की पत्तियों को डिकम्पोज करते हैं, सड़ा देते हैं, और इसको जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक कन्वर्ट करने का काम जो है बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो सब्सटेंस होता है इसको दूसरे पौधों के द्वारा फिर से यूज किया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाता है। 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस होता है उसको यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अगर ये ना हो तो जो ख़राब चीज़ें हैं ऐसे इधर उधर उड़ते रहेंगे, वो कभी ख़राब नहीं होंगी। आगे देखिए इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
तो यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधों, जंतुओं और ह्यूमंस में रोग का कारण बनते हैं। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर पैथोजेंस तो आप बताइएगा डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस, आंसर आएगा इसका डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। आगे रीड करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे कपड़ों को और भोजन को और लेदर यानी चमड़े से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उनको ये ख़राब कर देते हैं। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नुकसानदायक क्रियाकलाप क्या होते हैं, एक्टिविटी क्या होती है, उसको हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो मनुष्यों में जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं, इंसानों में रोग पैदा करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी। पैथोजेंस क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोग का कारण बनते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर बी ब्रीथ, द वाटर बी ड्रिंक और द फूड बी ईट। तो जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारे शरीर में किसके द्वारा अंदर जाते हैं, हम जो हवा लेते हैं उसके द्वारा जा सकते हैं, और जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा जा सकते हैं, जो भोजन खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल। तो ये जो इन्फेक्टिंग जो माइक्रोब है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकता है, और कोई जो है कैरियर एनिमल जो होता है उसके द्वारा भी ये आ सकता है। जैसे मच्छर वगैरह आप देखते हो मलेरिया वगैरह के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो मच्छर मलेरिया का जो माइक्रोब होता है उसको कैरी करता है। और आपने कोविड-19 अभी आपने देखा है, तो हालांकि कोविड-19 एक वायरस है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हवा के द्वारा किसी को हो जाता है। तो ये जो है रोग कारण माइक्रोब्स होते हैं, रोग कारक माइक्रोब्स। तो आगे इसको रीड करते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोबल डिजीजेज, माइक्रोबल मतलब सूक्ष्म जीवों से होने वाला ऐसा रोग जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में हवा, पानी, भोजन या फिजिकल कांटेक्ट भौतिक संपर्क के द्वारा जो फैल सकता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के जो डिजीज़ होते हैं उनमें कॉलरा, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये सारे रोग जो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। तो कोई पूछ ले कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, और आज के टाइम पे सबसे फेमस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको आप कोविड-19 लिख सकते हैं। आगे देखिए व्हेन ए पर्सन, आगे रीड करते हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेज आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड काज इन्फेक्शन। तो कोई स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इसमें ये अंदर जाएंगे तो ये वायरस दूसरे के अंदर जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से जो कोविड-19 का कोरोना वायरस है उसका भी इन्फेक्शन ऐसे ही होता है। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है या खांसता छींकता है तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरस होते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं। तो जो हवा में उड़ते वायरस होते हैं जब किसी हेल्दी पर्सन के अंदर में जाते हैं तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोई जिज्ञासा दी गई है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज के जो इसका क्या कहते हैं स्प्रेड है, इसका फैलाव है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आंसर, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग,
इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस। तो जो इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं उनसे आप दूरी बना के रखिए, साथ ही साथ में एक हैंकी या कोई एक आप जो है तौलिया रखे रखिए, कभी खांसते छींकते टाइम लगा लीजिए। और इससे बचने का कितना अच्छा उपाय आपको यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा रहा है। कोविड-19 अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कभी कहीं भीड़ में नहीं जाना है, मास्क का यूज़ करना है, हाथों को समय समय से धुलते रहना है, और भी तमाम सारे उपाय आपको करने होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अगर आप जागरूक रहेंगे तो बच सकते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल भी हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा जो है केयर करना होता है। अगर ये दिखाई दें तो हमको पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, चलो यहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन चूँकि ये दिखाई नहीं देगा इसलिए हर जगह हम सस्पेक्ट ही रहते हैं है कि नहीं है, तो ध्यान रखना होगा आपको। आगे हम पढ़ते हैं। These are some insects and there are some insects and animals which acts as carriers of disease causing microbes। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं और जानवर हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर होते हैं, यानी जो माइक्रोब है जिससे रोग होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है ऐसा एक कैरियर है। जैसे किसी को अगर कोई कॉलरा वगैरह जैसे रोग हुए हैं तो बगल में कोई है तो ये मक्खी जो है भोजन पे बैठेगी, उस आदमी के पास जाएगी, अपने पैरों में बैक्टीरिया को फंसा करके दूसरे हेल्दी पर्सन को जो है दे देती है। तो हमको आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए और कुछ दवाएं छिड़काव करते रहना चाहिए जिससे मक्खियाँ वगैरह ना आएँ, क्योंकि ये रोग की वाहक होती हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। तो जो मक्खियाँ होती हैं, गार्बेज मतलब कूड़ा, एनिमल एक्सक्रेटा मतलब जो उत्सर्जित किया हुआ वेस्ट पदार्थ, गोबर वगैरह होता है जंतुओं का, उसके ऊपर बैठती है। पैथोजेंस स्टक इन देयर बॉडीज। तो जो पैथोजेंस होते हैं, रोग कारक माइक्रोब होते हैं, उनके शरीर में चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। तो अगर ये अनकवर्ड फूड पर खुला रखा हुआ किसी भोजन पर जाके मक्खियाँ बैठती हैं दोबारा, तो जो इनके ऊपर बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, वो भोजन में जा सकता है। देखिए, हुईवर एट्स द कम्युनिकेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। तो अगर ये जो कम्युनिकेटेड या कंटेनामिनेटेड, कंटेनामिनेटेड मीन्स होता है दूषित, तो इस कंटेमिनेटेड जो फूड है इसको अगर कोई भी खाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो ऐसा सुझाव दिया जाता है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखें। एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो जो अनकवर्ड आइटम होता है फूड का उसको खाने से बचिए। एन अदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। तो जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है, फीमेल मतलब जैसे आप देखते हैं स्त्री पुरुष, तो ये इसको मादा कहा जा सकता है। तो ये होती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, जो होती है ये कैरियर होती है रोग की। तो देखिए, व्हिच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है, पैरासाइट होता है मलेरिया का, इसको ये मॉस्क्यूटो क्या करता है, कैरी करता है। यानी मच्छर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और फिर किसी हेल्दी पर्सन को अगर इसने काट लिया, इस मच्छर ने, एनाफिलीज मच्छर ने, तो वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाएगा दूसरा पर्सन भी। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो एडीज मच्छर होता है, एडीज एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो मलेरिया का रोग का कारण होता है। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो जो होता है वो डेंगू वायरस का कैरियर होता है। यानी डेंगू वायरस किसी हेल्दी पर्सन में अगर है तो ये किसी पर्सन में है तो ये मच्छर उसको काटा, फिर अपने साथ में एडीज वायरस को ले लेगा, उसके बाद दूसरे को काटेगा, फिर दूसरे पर्सन को ये वायरस से ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो इंसेक्ट है ये डिजीज कैरियर्स होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के। आगे देखिए, हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली बात, हमको मच्छरों से बचना होता है। तो यहाँ देखिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो ये आपको दिखाया गया है, ये किस तरीके से है, बहुत ब्लैक कलर में है। तो आगे इसमें देखिए, एक जिज्ञासा है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो जो टीचर होता है आपके पास में, जो जागरूक लोग होते हैं, आपसे कहते हैं कि आसपास अपने पानी जो है इकट्ठा ना होने दीजिए, खासकर बरसात के मौसम में। तो जो पानी होता है वो मच्छरों के लिए एक शेल्टर का काम करता है। मच्छर उसमें रहते हैं, उसके ऊपर अंडे देते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो अगर हम पानी को उसको सुखा दें, आसपास कोई जैसे कोई बर्तन पड़ा हुआ है, कोई बाल्टी रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें बैक्टीरिया के पनपने का या मच्छर के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसको पानी को हम बाहर कर देंगे,
निकाल देंगे या सुखा देंगे, आसपास के गड्ढों को भर देंगे, तो ये स्थिति नहीं होगी कि जो मच्छर वहाँ पे पनपेंगे और उससे रोग कम फैलेगा। तो यही कारण है कि जो अपने आसपास में आपको जो गड्ढे हैं, गड्ढों में या कहीं भी पानी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जो सभी मॉस्किटो होते हैं वो पानी में ब्रीड करते हैं। ब्रीड करने का मतलब ये पानी में अंडे देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर्स और टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। तो इसलिए जो पानी है उसको कभी आप जो है कूलर में पानी डाल दिया और वो ऐसे 1-2 महीने पड़ा रह गया तो उसमें मच्छर जाके पनप सकते हैं, तो कूलर में भी पानी उसको साफ़ करते रहें। टायर कोई है पड़ा हुआ तो उस टायर में पानी भरा रहेगा, उसमें मॉस्किटो जो है पनपेंगे। और फ्लावर पॉट, डेकोरेशन के लिए जो पॉट्स वगैरह रखे जाते हैं उसमें पानी भरा हुआ है तो उसमें मच्छर पनप जाएंगे। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्राम ब्रीडिंग। तो अपने आसपास का जो माहौल है उसको हम साफ़ सुथरा रखने से तो मॉस्किटो को जो ब्रीडिंग है उसकी रोक सकते हैं, यानी वो नए बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स व्हिच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो कुछ ऐसे मेजर्स को लिस्ट करना, उनको सूची बनाने का प्रयास करिए जिससे कि आप जो है मलेरिया से बच सकते हैं। तो पहली सूची जो आपने यहाँ बनाया कि अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, मच्छरदानी का यूज करना है। तीसरी बात, हमें कपड़ों को फुल बाँह के कपड़े पहनने होते हैं कि मच्छर काट ना पाए। और भी कुछ इसी तरीके से सावधानियाँ हमको रखनी होती हैं, तो ये आप लिस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपका हो गया और इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.2। तो यहाँ पे देखिए कुछ रोग के कारण और वो किस तरीके से फैलते हैं, उनका ह्यूमंस पे इफेक्ट क्या होता है, आपको दिया है, टेबल दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा रीड कर देते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ जो है ह्यूमन डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, यानी मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ट्यूबरक्यूलोसिस दिया है। ये यहाँ पे टेबल हम देख लेते हैं, कॉलम किस तरीके से, पहले ह्यूमन डिजीज का नाम दिया है, उसके बाद काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से रोग फैलता है, इसका प्रिवेंशन मेजर क्या होता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस है बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये बैक्टीरिया हवा के द्वारा फैलता है। आगे देखिए मीजल्स, खसरा इसे कह सकते हैं, ये हवा के द्वारा होता है, ये वायरस से फैलता है। और चिकन पॉक्स होता है, ये भी वायरस से होता है और ये वायरस हवा से हो सकता है या डायरेक्ट कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आप टच करते हैं तो हेल्दी पर्सन को हो सकता है। पोलियो क्या होता है, पोलियो भी एक वायरस होता है, ये हवा के द्वारा और पानी के द्वारा फैल सकता है। तो प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं इसका हम देख लेते हैं। तो इसके जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं ये इस तरीके से हैं। आपको क्या करना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है। और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो जो उसकी जो इन्फेक्टेड पर्सन, उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होते हैं, उसके पर्सनल सामान जो होते हैं, जैसे उसके कपड़े हो गए या और भी सारी चीज़ें हैं, उनको दूसरे लोगों से दूर रखें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एज। तो सुइटेबल एज पे अगर इसको हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो ये रोग नहीं फैलता है। सुइटेबल एज जैसे बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, आपको बताया भी गया है पहले कि जैसे कोई 1-2 साल पे लगता है, कोई 10 साल, कोई 15 साल पे कुछ वैक्सीन्स लगती हैं। तो ये इन वैक्सीन्स, अगर ये वैक्सीनेशन एक बार हो जाता है तो वो आदमी जो है वो उससे रोग से लड़ने की एक एबिलिटी आ जाती है और इससे वो बच जाता है। अगला देखिए, इसमें कुछ बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं ये आपको दिया गया। इसमें देखिए यहाँ पे कालरा और टाइफाइड 2 रोग दिए हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। कालरा टाइफाइड ये पानी और भोजन से होते हैं और टाइफाइड खाली पानी से होता है। तो यहाँ देखिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। तो यहाँ देखिए इसके जो बचाव के तरीके हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो पर्सनल हाइजीन यानी जो व्यक्तिगत साफ़ सफाई है उसका ख्याल रखिए,
और स्वच्छता संबंधी आदतों को अगर हम रखेंगे तो इससे बच सकते हैं। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छी तरीके से पके हुए भोजन को खाइए। एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और जो उबला हुआ पानी है उसको आप पीजिए। और वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगर सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो ये रोग नहीं होता है। आगे देखिए हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस आप जानते हैं पीलिया इसे भी कहते हैं वायरस, ये पानी के द्वारा फैलता है। और यहाँ पे देखिए ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, तो इसको आप उबला हुआ पानी पी करके, उबला पानी अगर आप पीते हैं तो उसमें जो वायरस वो मर जाएगा। और वैक्सीनेशन करना ज़रूरी होता है, सूटेबल टाइम पे अगर उसको टीकाकरण कर दिया जाए तो ये नहीं होता है। मलेरिया देखिए प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्क्यूटो से फैलता है। मलेरिया आपको बताया गया अभी, एनाफ्लीज मच्छर से होता है, तो ये आप जानते हैं। और तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ये टेबल में दिया गया है। इसके रोकथाम के लिए यूज मॉस्क्यूटो, क्या करना है, यूज मॉस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज बाई नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मॉस्क्यूटो नेट मतलब मच्छरदानी, मॉस्क्यूटो नेट का मतलब क्या हो गया, मच्छरदानी, तो आप मच्छरदानी का यूज करिए। और जो कुछ इसको रोकने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ जलाने के लिए कुछ मॉस्क्यूटो जो कॉइल वगैरह आते हैं इससे आप करिए। और इन्फेक्शन से आप बचिए, आसपास स्वच्छता रखिए, मॉस्क्यूटो जो पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दीजिए। तो ये कुछ रोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये अच्छा टेबल है, इसको याद कर लीजिए। तो खासकर ये देखना है कि जैसे कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, और कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है, और ये फैलता कैसे है, हवा से कि पानी से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, इसके रोकथाम के तरीके क्या हैं। तो ये टेबल आप बना लीजिएगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो इस टॉपिक को या आज के वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में आपको जो है अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।